हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो हमारी जो 60 डेज़ बीपीएससी वाली चैलेंज हमने स्टार्ट करी है, उसका ये फिफ्थ पार्ट होगा। अब तक हमने 4 पार्ट इसके अपलोड हो चुका है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हैं। ठीक है, ये हमारा आज का 5वां पार्ट है। आप पहले ही क्वेश्चन देख रहे होगे। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा एग्ज़ाम में कि आया ज़रूर होगा ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखो, सबसे पहले याद रखना है कि ईरान का कैपिटल क्या है। तो ईरान का कैपिटल जो है ना, वो तेहरान है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान है। नाम से पता लग रहा है। ठीक है ना, ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान है। लेकिन इसमें एक चीज़ पूछता है कि तेहरान जो है वो कहाँ पर है, किस पर्वत पर स्थित है। तो तेहरान जो है ना, वो एलबुर्ज, ठीक है ना, आप देख लेना इसका। ठीक है, एलबुर्ज, एलबुर्ज पर्वत पे स्थित है। ठीक है ना, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। और तेहरान क्या है, ईरान का कैपिटल। तेहरान क्या है, ईरान का कैपिटल। अब एक चीज़ और याद रखना है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है। जो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी। ठीक है, इसको आप 7th क्लास की बुक में देखोगे तो महेंद्रगिरी ही लिखा हुआ है, बाकी जगह सर्च करते तो कुछ अलग अलग आता है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी। अब एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर हम फॉसिल मतलब ये जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति देखें, कि भाई अगर जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति देखें तो उनकी हड्डियां कहाँ से मिली सबसे पहले, तो अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से मिली थी। रिफ्ट, ठीक है ना, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से मिली थी। ठीक है, जीवाश्म के आधार पर, कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र क्या है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अब अगर बिहार के बारे में पूछा जाए कि बताओ भाई बिहार में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। और ये रेशमी वस्त्र उत्पादन सर्वाधिक बिहार में यही होता है। तो रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक बिहार में कहाँ होता है, भागलपुर में। बिहार में कहाँ होता है, भागलपुर में, इसलिए इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अटल सेतु। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, अटल सेतु जो है ना, जो अभी रोड बनी है, ये 6 लेन का है। ठीक है ना, ये 6 लेन का रोड है। ठीक है, ये 6 लेन का पुल है, 6 लेन है इसमें। ठीक है, 6 लेन है, वैसे आपने 4 लेन देखी होगी, ये 6 लेन का है। और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, नई नहीं है वो, नवी मुंबई है। ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई से नई मुंबई बोल लो। ठीक है ना, और इस पुल का नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखना, अटल सेतु तो ही, एक और है, बोलते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो सेवरी से चिरले तक जोड़ता है, सेवरी से चिरले तक। और ये भारत में सबसे लंबा पुल है, और समुद्र पे भी सबसे लंबा पुल है भारत में। ठीक है ना, तो अब इसमें देखना, देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर। कितनी है, 21.8 किलोमीटर। लेकिन इसमें एक चीज़ पूछ लेता है, बताओ ये लैंड पे कितना है, तो 5.5। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, लैंड पे कितना है, 5.5, और समुद्र में कितना है, 16.5। ठीक है ना, ये इस तरीके से। अब वर्ल्ड टोलेस्ट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अंबेडकर की स्टैचू कहाँ पर है, तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वर्ल्ड की टोलेस्ट अंबेडकर की स्टैचू कहाँ पर है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ये 206 फीट का है। ठीक है ना, और इसको एक नाम दिया जाता है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऐसे इनका भी स्टैचू का नाम है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अब सीधी सी बात है ना, सोशल जस्टिस ज़्यादातर दिलाने में कौन माहिर थे, तो वो अम्बेडकर जी ही थे। ठीक है ना, इसलिए आपको याद भी रहेगा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड की टोलेस्ट अम्बेडकर की स्टैचू कहाँ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, 206 फीट का है ये, 206 फीट का है ये। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज है कि संविधान के किस संशोधन में भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। जो भारत का न्यायपालिका है वो संसद के अधीन है, ये याद रखना। जो ठीक है,
तो न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं, लेकिन जो भारत का न्यायपालिका है वो संसद के अधीन है। अगर संसद में 2/3 बहुमत से कोई भी चीज़ बिल पास कर दिया जाए तो फिर न्यायपालिका को भी हटाया जा सकता है, मतलब न्यायपालिका जो है ना उनके जजों को भी चेंज करा जा सकता है, लेकिन 2/3 बहुमत चाहिए और उतना बहुमत जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, तो याद रखना न्यायपालिका भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न्यायपालिका को भी संसद को जवाब देना पड़ता है ना। न्यायपालिका को भी कब हुआ ये 42वें संशोधन में हुआ, 42वें संशोधन में। और किसने करा था? अब देखो ऐसा काम कौन कर सकता है? तो एक ही लेडी थी, इंदिरा गांधी, है ना, 1976 में, 1976 में। ठीक है ना। और एक तरह से मान लो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन ने ना न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। और ये 42वां संशोधन है, ये याद रखना। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी जब पीएम थी ना, उनके कार्यकाल में। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संशोधन को। और इसमें क्या हुआ था? भारत के न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था। ठीक है, अब चलो प्रस्तावना का भी संशोधन हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ही बार। याद रखना प्रियम्बल को तो ऐसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसका एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है ना, इसमें कुछ हटाया नहीं गया था बल्कि जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन करके कुछ वर्ड्स को जोड़ा गया था। और ये भी कब हुआ था? 1976 में ही। और कौन सा संशोधन था ये भी 42nd ही संशोधन था। क्या ऐड करा गया? 3 वर्ड को, समाजवाद, सेकुलर और अखंडता, है ना, क्योंकि हम अखंड भारत है ये। ठीक है ना, अब इसका टूटना नामुमकिन है और किसी की हिम्मत नहीं कि इसको तोड़ पाए। ठीक है ना, तो ये अखंड भारत है। तो प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ेंगे, समाजवाद, वो तो हमारे देश है ही, सेकुलर भी है, अखंडता। अब ये एक अखंड भारत है। ठीक है ना, पहले की तरह नहीं जो 1947 से पहले था कि भारत अलग अलग उसमें बटा हुआ था। ठीक है ना, मतलब 12 से 13 जो प्रांत हुआ करते थे, उस हिसाब से 12 प्रांत हुआ करते थे, उस हिसाब से बटे हुए थे। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको यूनिफायर भी कहा जाता है, उन्होंने इन सभी प्रांतों को जोड़ा धीरे धीरे, है ना, तब जाके भारत एक अखंड भारत बना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास करा गया है अभी अभी 25 फरवरी 2024 को। और ये कहाँ हुआ था? राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। और इसमें एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जाना जाता है धर्म गार्डियन। ठीक है, धर्मा गार्डियन। और ये 5th था। ठीक है ना, धर्मा गार्डियन, ये याद रखना। 2024 में हुआ था। किन किन के कहाँ की सेना थी इसमें? तो याद रखना भारत और जापान की सेना ने मिलकर ये युद्ध अभ्यास करा था, सैन्य अभ्यास करा था भारत और जापान की सेना ने 25 फेब 2024 में। कहाँ पे? राजस्थान के महाजन क्षेत्र में। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास। और इसका नाम क्या दिया गया था? धर्मा गार्डियन। ठीक है, अब चलो आगे। एक जैसे अभी 42nd जो हमारा संशोधन है वो इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे 73rd और 74th भी था। ठीक है ना, और 73rd जो था ना ये पंचायती राज से रिलेटेड है। जो 73rd संशोधन था ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और 74th म्यूनिसिपैलिटी से। अब म्यूनिसिपैलिटी तो शहरों में होती है और पंचायती राज गांव के लिए होती है। ठीक है, इस समय जो पीएम थे वो याद रखना पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है ना, काफ़ी अच्छे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। और 1992 में जो राष्ट्रपति थे वो थे उस समय के शंकर दयाल शर्मा। और ये 9वें राष्ट्रपति थे। 1992 में 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 73rd और 74th जो अमेंडमेंट थी, 73rd किससे रिलेटेड था? पंचायती राज से। 74 किससे रिलेटेड था? म्यूनिसिपैलिटी से। ठीक है, और उस समय पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। और 1992 में हुआ था दोनों संशोधन, 73rd और 74। और 9th राष्ट्रपति थे वो शंकर दयाल शर्मा। चलो, अब इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री
लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें, देखें अब ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रख सको तो रख सकते हो। बचपन में MBA मतलब कि बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इन सब के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। इन सब के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। बचपन में MBA अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आप आसानी से इस चीज़ को, ठीक है, याद रख सकते हो कि हमारे जो पड़ोसी देश है जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो दो और पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव, ठीक है ना। लेकिन ये आइलैंड है, इनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते, बल्कि इनके साथ हम जो हमारा पानी वाला है ना, मतलब वो वाली बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, लैंड वाली बाउंड्री शेयर नहीं करते इनके साथ हम। ठीक है, चलो अब इसमें याद रखना एक चीज़ और कि बचपन में MBA, B से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर, मतलब सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ठीक है ना। अब एक चीज़ और याद रखना, जो कारगिल वॉर हुआ था 1919 में, कारगिल वॉर, ये हम कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। और ये किस नदी के किनारे हुआ था भाई? शुरू, तो ये सुरू नदी के किनारे। शुरू किस नदी का? ये नाम में ही आ रहा है, किस नदी के किनारे स्टार्ट हुआ था? आप बोलोगे शुरू हुआ था, तो सुरू नदी के किनारे। ठीक है ना। और कारगिल में जो था उसमें लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है ना, वहीं पे हुआ था। और इसके लेफ्ट साइड जो ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज याद रखना है। सुरू नदी कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड में, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड में है। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है इसके, ठीक है ना, मतलब इसके बाएं भाग से नदियाँ चलती है। ठीक है, इसमें सिंधु इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, सिंधु इसकी सहायक नदी है। सिंधु क्या है? इसकी सहायक नदी है। कारगिल की बात कर रहा हूँ मैं, कारगिल वॉर 1919 की बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी कारगिल विजय दिवस मनाई जाती है। लद्दाख वहीं पर है। सुरू नदी, मतलब कि कहाँ से, किस नदी के किनारे? सुरू नदी के किनारे। और लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखना है, सिंधु। सिंधु इसकी सहायक नदी है और ये लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज है। अब आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 जो है ना, वो शांति और अहिंसा के लिए है। शांति और अहिंसा के लिए। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये देखो, गुटनिरपेक्ष क्या था? भारत इसमें शामिल था, ना वो इसके साथ ना वो इसके साथ। ठीक है ना। भारत, इसकी पहली बैठक हुई थी, इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी बेलग्रेड में, बेलग्रेड में 1961 में। ठीक है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1955 में स्टार्ट हुआ था और भारत इसके साथ था, और पहली बैठक जिसकी हुई थी वो थी बेलग्रेड में। ठीक है। अब पंचशील सिद्धांत जो हमारा था, वो पंचशील सिद्धांत शांति, ठीक है ना, इसमें इंडिया और चाइना दोनों ने मिलकर पंचशील सिद्धांत दिया था 29 अप्रैल 1954 को, जिसमें नेहरू जी और उस समय के वहाँ के जो राष्ट्रपति थे झोउ, उन दोनों ने मिलकर ये शुरू करा था। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर विलियम जॉन्स ने। कब? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी? सर विलियम जॉन्स ने। कब? 1784 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय के? तो बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलो आज के वीडियो हम यहीं तक करेंगे। वीडियो पसंद आए और ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचे और कुछ आपसे छूटे नहीं। मैं जितने भी ये नोट्स बना रखे, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखना आराम से आप 40 नंबर में से 40 नंबर ले पाओगे। ठीक है, थैंक यू।